Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about evolution of banking system in India, and in today's lecture we are going to discuss about commercial banks, in which we will cover its meaning and functions. Let's start. Commercial bank. Now देखो कमर्शियल बैंक होते क्या हैं, आप जिन भी बैंक्स के साथ एज अ जनरल पब्लिक डील करते हैं वो सभी बैंक्स क्या हैं, आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं. लाइक अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं HDFC में, SBI में, PNB में, तो ये सब क्या है, ये सब आपके कमर्शियल बैंक्स हैं. क्लियर. देखो, अ कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच which accepts the deposits from the people and offers loans for the purpose of consumption of investment. देखो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स और जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. क्लियर. नाउ these banks are profit making institutions and do business only to make a profit. देखो बैंक कभी भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं. बैंक्स का मेन मोटिव क्या होता है, उन असेप्ट जो करते हैं ना वो डिपॉजिट्स, उन्हीं से वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं. क्लियर. नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक ऑफर्स टू द डिपॉजिटर्स इज नॉन एज बोरोइंग रेट, while the rate at which a bank lends money is known as the lending rate. देखो अब बैंक में भी आपके दो तरह के रेट होते हैं. सपोज आप अपने जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करते हैं बैंक को, ठीक है, तो बैंक आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है. देखो अगर आप कुछ अपनी सेविंग्स करेंगे, ठीक है, आप जनरली अपने सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट रिसीव होती है. तो उस पर्टिकुलर रेट को क्या कहते हैं, बोरोइंग रेट, क्योंकि बैंक उस रेट से जनरल पब्लिक से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को. दैट्स वाई इट इज नॉन एज द बोरोइंग रेट. बट जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, जनरल पब्लिक को, और जिस रेट पर वो लोन प्रोवाइड करता है उस रेट को हम बोलते हैं लेंडिंग रेट. आई थिंक क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा था. देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ बैंक ऑफर्स टू द डिपॉजिटर्स इज नॉन एज द बोरोइंग रेट, वाइल the rate at which a bank lends money is known as the lending rate. Now, functions of commercial banks. Basically, we have divided functions of commercial banks in the four main categories. First one is primary functions, and the second one is secondary functions, third one is developmental functions, and the fourth one is modern functions. Now, each of them also further classified into categories. Like primary functions is mainly divided into two parts, that is accepting deposits and advancing loans. Similarly, there are two main secondary functions, that is agency functions and general utility services. अब आगे फर्दर एजेंसी फंक्शंस में भी कुछ पॉइंट्स आएंगे आपके, एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में भी आपके कुछ पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, चलिए अब हम इन सभी फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट कम्स प्राइमरी फंक्शंस. देखो प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस को आप एसेट टेस्ट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी कहते हैं. क्लियर. क्या बोलते हैं इनको, एसेट टेस्ट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकेंड वन इज एडवांसिंग लोन्स, थर्ड वन इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, एंड द फोर्थ वन इज चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स. देखो बेसिकली कंसीडर हम प्राइमरी फंक्शंस में दो ही करते हैं, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, बट कुछ और भी इनके फंक्शंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. चलिए फर्स्ट कम्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. देखो ये पॉइंट आप सभी को पता होगा, जब भी एक जनरल पब्लिक का कोई पर्सन क्या करता है, अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है, तो बहुत तरह के अकाउंट्स होते हैं. लाइक आपका सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, राइट, आप फिक्स डिपॉजिट्स करवा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स करवा सकते हैं. तो जब भी आप एक पर्सन के पास, एक कस्टमर के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंड्स को कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक्स में. तो बैंक उसी सरप्लस अमाउंट को कस्टमर से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अलग अलग
जो भी आपके अलग अलग अकाउंट्स हैं उसके थ्रू, ठीक है। डिपॉजिट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द बैंक। देखो अल्टीमेटली बैंक का जो मेन सोर्स है फंडिंग का वो है क्या, लोगों के डिपॉजिट से तो है। बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है, जो हम लोग बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, और फिर उन्हीं डिपॉजिट्स का बैंक क्या करता है, कुछ पोर्शन एज अ रिजर्व रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ CRR एंड SLR, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसी पार्ट को मीन्स हमारे ही पैसे को वो फर्दर जनरल पब्लिक को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली मेजर सोर्स क्या होता है फंड्स का, डिपॉजिट्स, ठीक है ना, क्योंकि देखो डिपॉजिट्स अगर ना हो तो बैंक के पास अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा फंड। क्लियर है? नाउ हेंस द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज acceptance ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। द बैंक्स कलेक्ट मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस एंड लेंड टू दोज हु रिक्वायर लोन्स। जनरली बैंक क्या करता है, जिनके पास भी सरप्लस अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल होता है, उनसे तो वो कलेक्ट कर लेगा मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और जिस भी पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की उन्हें वो प्रोवाइड करता है, उन्हें वो एडवांस करता है, उन्हें वो लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब वो लोन किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, चाहे वो आपका कंजम्पशन के लिए हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए हो। आई थिंक क्लियर हो गया का फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। नाउ सेकेंड वन इज एडवांसिंग लोन्स। देखो अभी हमने फर्स्ट के साथ ही डिस्कस वैसे तो कर लिया है कि जो भी आपके बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं ना, उनका कुछ पार्ट वो अपने पास एज अ रिजर्व रखता है, ठीक है, अपने पास भी रखता है और कुछ RBI के पास भी रखता है। ये हम आगे जब हम RBI वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जो आपका कुछ पोर्शन होता है डिपॉजिट्स का रिजर्व्स के फॉर्म में रखता है बैंक, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है आपके डिपॉजिट्स का, बैंक क्या करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को एडवांस कर देता है, मींस प्रोवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन टू द जनरल पब्लिक। क्लियर? चलो एक बार रीड कर लेते हैं। अनदर प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एडवांस लोन्स। A certain part of the cash received by the banks as deposits is kept in the reserve and the remaining is given as a loan. Banks advance loans mostly for productive purpose against approved security. जनरली बैंक्स जो होते हैं ना वो लोन आपको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही प्रोवाइड करते हैं, और वो उनके बदले में आपके पास आपसे अप्रूव्ड कोलेटरल लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है। कभी भी बैंक अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। सपोज आप बोलते हैं कि मैंने घूमने जाना है, तो आप बैंक के पास क्या लोन लेने जा सकते हैं? नो, जनरली नहीं होता, आपको कुछ प्रोडक्टिव रीजन मेंशन करना पड़ता है। क्लियर? तो इसीलिए बोला गया है बैंक्स एडवांस लोन्स मोस्टली फॉर प्रोडक्टिव पर्पस अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। नाउ थर्ड फंक्शन इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। देखो अब यहाँ पे जनरली क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मनी। इकोनॉमिक्स में या बैंकिंग टर्म्स में क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मनी। अगर हम अकाउंट्स के कंटेक्स्ट पे बात करें तो क्रेडिट का मीनिंग होता है आपका उधार, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मिक्स नहीं करना है। इफ यू आर स्टडिंग इन क्रेडिट वर्ड इन द इकोनॉमिक्स और इन द बैंकिंग टर्म, देन इट मीन्स मनी, सिंपल। नाउ क्या लिखा है देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच द बैंकिंग सिस्टम प्लेज इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट्स and helps in circulating it as a medium of exchange. This is also called the credit creation. देखो बैंक क्या करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बैंक हेल्प करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स को क्रिएट करने में, ठीक है, और उन्हें डिपॉजिट्स को वो सर्कुलेट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसी सारे प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ये भी आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर। ये भी हम आगे फर्दर आने वाली वीडियोस में, लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इट हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखो बैंक का मेन फंक्शन ही क्या होता है, मनी को जनरेट करना, क्रिएट करना, तभी तो वो कस्टमर्स को या फिर अपने जो उनके जनरल पब्लिक है उनको प्रोवाइड कर पाएगा ना इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो मेन अल्टीमेट फंक्शन ही यही होता है कमर्शियल बैंक्स का कि वो क्या करे, क्रेडिट क्रिएशन करे। आई थिंक क्लियर है। चलो next one is check system of payment of funds. A check as a negotiable instrument is the most popular credit instrument used by the customers to make payments. The check system was evolved in very early stages of banking
and now it has become the main credit instrument in the banking world. आई थिंक आपको प्राइमरी फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे. एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं. देखो प्राइमरी फंक्शंस में हमने क्या किया है, 4 बेसिकली फंक्शंस है. फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड द सेकंड वन इज एडवांसिंग लोन्स, थर्ड वन इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट एंड द फोर्थ वन इज check system of payment of funds. Now, moving ahead, we are having secondary functions of commercial bank. Secondary functions are also classified into 2 main categories, that is agency functions and general utility services. First, we will discuss agency functions. Agency function में देखो first point क्या आता है. देखो agency क्या मतलब क्या है कि वो agent की तरह काम करेगा. Commercial bank कस्टमर्स के बीच में एज एन एजेंट की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, मतलब कोई पार्टी होगी आपकी थर्ड पार्टी और एक आपका कस्टमर है. ठीक है, कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर और किसी थर्ड पार्टी के बीच में एज ए एजेंट बनकर काम करेगा. एज ए एजेंट वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब कैसे करेगा. फर्स्ट पॉइंट है आपका कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट. अब मनी को कलेक्ट करना एंड मनी को पे करना ऑन द बिहाफ ऑफ योर कस्टमर, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर कमर्शियल बैंक थर्ड पार्टी को पे करते हैं. ठीक है, देखो आप सबने सबसे सिंपल उठाते हैं हम एग्जांपल चेक. चेक के एग्जांपल सुना हुआ है आपने, नेम सुना है सबने, देखा भी होगा, आप यूज भी करते होंगे. चेक होता क्या है, बेसिकली इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम बोल सकते एक तरह से आपका प्रोमिसरी नोट होता है ये. ठीक है ना, जिसके अंदर एक पर्सन अमाउंट लिख देगा, स्पेसिफाइड डेट लिख देगा, किस पर्सन को पे करना है वो मेंशन कर दिया जाएगा. आप थर्ड पार्टी को अपना चेक दे देंगे. अब थर्ड पार्टी आपके या किसी भी बैंक के पास वो जाएगी, चेक लगाएंगे, ऑटोमेटिकली उस पार्टी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा. ऐसे ही होता है. तो ये है क्या, कमर्शियल बैंक एक तरह एजेंट का काम करता है आपके बीच में और एक थर्ड पार्टी के बीच में. क्लियर है, मीन्स अब पार्टीज को डायरेक्टली मीट नहीं करना पड़ रहा है, वो डायरेक्टली नहीं मिल रही हैं, कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं, वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू सारी पेमेंट्स हो रही हैं. ठीक है, ऐसे ही आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है. अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो क्या होता है. जनरली सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें 2 पार्टीज है, पार्टी ए एंड पार्टी बी. ठीक है, पार्टी ए ने पार्टी बी को पेमेंट करनी है, बट कुछ पर्टिकुलर डेट थी उनकी कि हम आने वाले 2-3 मंथ्स के बाद ही पे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट था उनका प्रॉपरली. ठीक है, बट जो सप्लायर है जिसने पैसे रिसीव करने हैं वो ड्यू डेट से पहले ही अपनी पार्टी ए को कहता है कि नहीं भी मुझे तो अभी के अभी पेमेंट चाहिए. ठीक है, बट अब पार्टी ए कहती है कि मेरे पास तो अमाउंट अवेलेबल नहीं है, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था कि हमने 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है, तो मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकता. क्लियर. अब पार्टी बी ये कह रही है कि मुझे पैसे चाहिए, बट पार्टी ए ये कह रही है कि मेरे पास इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है. तो पार्टी ए क्या करेगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके वो दे देगी. ठीक है, सप्लायर को या फिर पार्टी बी को. अब पार्टी बी बैंक में जाएगा पार्टी ए के, वो वहां से बिल को डिस्काउंट कर लेगा. मीन्स बैंक पार्टी ए के या फिर हम बोल सकते हैं अपने कस्टमर के बिहाफ पर पार्टी बी को पेमेंट कर देगा ड्यू डेट से पहले. बट ऐसा नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, उसके बदले में वो कुछ फी को डिडक्ट करता है. क्लियर है. तो यहां पर भी तो देखो ना, बैंक आपका क्या कर रहा है, एज ए एजेंट एक्ट कर रहा है. क्लियर है. चलो, द कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट एंड पे द वेरियस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, promissory notes, etc. Banks also make payment on the behalf of the customers like payment of income tax, fee, insurance premium, etc. Second one is purchase and sale of securities. देखो कई बार क्या होता है, बैंक्स ना आपके बिहाफ पर कुछ सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का काम भी करते हैं. जैसे अगर सपोज आपने शेयर्स बाय करने हैं तो आपका जो बैंक है ना वो ब्रोकर का फंक्शन परफॉर्म करके आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन से शेयर्स परचेज करने चाहिए, किस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए. ठीक है. द मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो अंडरटेक द परचेज एंड सेल ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज like shares, debentures, bonds, etc. on behalf of the customers. Banks also perform the functions of a broker and do not give any advice regarding the suitability of a security.
ठीक है, देखो ये आपको ना प्रॉपरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा टॉपिक। ब्रोकर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, या शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स क्या होते हैं। आने वाले चैप्टर्स में आपके फाइनेंशियल मार्केट आएंगे, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो आपके कुछ फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है, ये सारे उसी का ही टॉपिक है। ठीक है, अभी बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी आपके मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे सेल और परचेज करते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। नाउ थर्ड वन इज रेमिटेंस ऑफ मनी। Banks also remit money from one place to the another. The commercial banks remit funds on behalf of customers from one place to another through checks, drafts, etc. ये तो बहुत सिंपल है कि आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक्स की हेल्प से, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। देखो ट्रस्टी क्या होता है और एग्जीक्यूटर कौन होता है। ट्रस्टी क्या होता है, मीन्स आपके बिहाफ पर कोई आपकी गारंटी ले रहा है, ऐसे ही होता है, ठीक है। बैंक्स ऑल्सो एक्ट एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एडवाइस। बैंक्स अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विल और सेटलमेंट्स एंड ट्रस्टीशिप्स फंक्शंस थ्रू इट्स एक्सपर्ट स्टाफ एंड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स। देखो कई बार बैंक क्या करता है, मतलब किसी प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्टी का काम भी कर देता है या फिर एग्जीक्यूटर का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। Sometimes bank also undertake income tax services on behalf of the customers. ये थे आपके एजेंसी फंक्शंस। now we are having general utility services. देखो बैंक आपका सेकेंडरी फंक्शंस के अगर बात करें तो उसमें कुछ आपकी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं और कुछ आपकी एजेंसी फंक्शंस होते हैं। एजेंसी फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ we will have to discuss the general utility services, in which first point is locker facilities. देखो अगर हम बात करें लॉकर फैसिलिटी, आई थिंक आप सभी अवेयर होंगे इस फैसिलिटी से। बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए कुछ नॉमिनल एनुअल रेंट पे करना होता है, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं वहाँ पर कुछ भी मतलब डिपॉजिट कर सकते। आपको बैंक क्या करता है, आपको एक लॉकर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आपको एक लॉकर नंबर प्रोवाइड किया जाता है। आप अपने जितना भी आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी ज्वेलरी होती है, आप उसको वहाँ पर सेफली रख सकते हैं उनकी कस्टडी में, बट उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, कुछ एनुअल नॉमिनल फी पे करनी होती है। क्लियर है? चलो, बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर्स. People can keep their gold or silver jewelry or other document in these lockers at a very nominal annual rent. In this way, bank accepts the valuable articles and documents for safe custody. Clear है? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देखो लॉकर फैसिलिटी का आप सब अपनी डेली लाइफ में देखते भी होंगे, आपके पेरेंट्स ने यूज़ भी किया होगा, इवन आप भी यूज़ करते होंगे, ठीक है। चलो अब सेकेंड फंक्शन क्या है इसमें, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि आप यूज़ करते हैं फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। देखो सपोज आप फॉरेन के साथ आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। अब फॉरेन वाली थर्ड पार्टी है आपके लिए, आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता है, तो आप कभी भी क्रेडिट पर सामान नहीं दे पाओगे, एक दूसरे के साथ डील नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। आप दोनों को डर लगा रहेगा कि क्या पता वो बैड डेट ना हो जाए, क्या पता वो इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, सपोज जैसे हम इंडियन हैं, हमने फॉरेन वालों के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। अब फॉरेन वाला हमें क्रेडिट पर सामान नहीं दे रहा है, वो कह रहा है पहले सारी की सारी पेमेंट अभी करो। बट अगर आप बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप सारी कैश इन हैंड ही प्रोवाइड करें, है ना, तो आपको कुछ क्रेडिट पर भी लेना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा बैंक हमारे बिहाफ पर फॉरेन के बैंक को एक लेटर इशू करके देता है, दैट इज नॉन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। उसमें ये साफ साफ मेंशन होता है कि अगर मेरा कस्टमर या मेरी जो पार्टी है अगर वो पे नहीं करती है ड्यू टू एनी रीज़न, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है या फिर बैड डेट बन जाती है, तो उसके बिहाफ पर मेरा बैंक मेरी गारंटी लेता है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। मीन्स फॉरेन के बैंक को, जो फॉरेन का जो हमारा ट्रेडर है उसके बैंक को
इंडियन हमारे मतलब जो हम हैं एज ए इंडियन, हमारा बैंक उनको क्या देगा, एक लेटर इशू करके देगा जिसका नाम होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। और सबसे मेन बात ये है, ये तभी आपके लिए हेल्पफुल है जब आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, ये कभी भी आपकी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में इशू नहीं किया जाता। क्लियर? चलो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ वेरी पॉपुलर document in foreign trade. Banks certify the credit worthiness of his customers in a way by issuing letter of credit. बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को सर्टिफाई कर देता है बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, कि इन केस अगर कस्टमर बाय चांस इंसॉल्वेंट हो जाता है या अपनी पेमेंट करने में वो एबल नहीं रहता है, तो बैंक सर्टिफाई करता है कि उनके बिहाफ पर हम पेमेंट करेंगे आपको। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारी गारंटी लेता है बैंक। क्लियर? इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स हेल्प्स टू अनेबल देम टू गो अब्रॉड। देखो ऑब्वियसली जब आपका बैंक आपके बिहाफ पे गारंटी ले रहा है ना, कि कोई अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो चलो हम पेमेंट कर देंगे, तो इससे हो क्या रहा है, कस्टमर्स मोटिवेट हो रहे हैं, एनकरेज हो रहे हैं कि वो फॉरेन ट्रेड करें, ऐसा ही तो है। ठीक है, तो आपका सेकेंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या है, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्टिंग एज अंडर राइटर्स। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अंडर राइटर कौन होता है, तभी हमें ये पॉइंट समझ आएगा कि बैंक एक्ट करते हैं एज ए अंडर राइटर्स। ठीक है, देखो अंडर राइटर्स क्या होते हैं, कंपनी ने, सपोज हम लेके चलते हैं, कंपनी ने शेयर्स इशू करे, 1000 शेयर इशू करे हैं। क्लियर? होता क्या है, जनरल पब्लिक उन्हें सब्सक्राइब करती है, परचेज करती है, बट 1000 शेयर्स की जगह ओनली एंड ओनली 900 शेयर्स ही जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। अब रिमेनिंग बच गए हैं हमारे 100 शेयर्स। अब कंपनी के वो शेयर्स इशू नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में जो पर्सन कंपनी को ये गारंटी देता है कि जितने हो गए जनरल पब्लिक के द्वारा इशू ओके है, अगर कोई लेफ्ट आउट रह जाएगा तो मैं आपके शेयर्स बाय करूंगा। ठीक है ना, मतलब कंपनी को गारंटी दी जाती है इन पर्सन्स के द्वारा कि अगर आपके जनरल पब्लिक ने शेयर्स नहीं परचेज करे, सब्सक्राइब नहीं करे, देन वी विल बाय योर शेयर्स। ठीक है, और ये जो गारंटर होता है ना, इसी का नाम होता है अंडर राइटर्स, इसी को आप बोलते हैं अंडर राइटर्स। ठीक है, अब वो अंडर राइटर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका कोई इंडिविजुअल होगा, वो आपका बैंक भी हो सकता है, कोई आपका एजेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, बट अब आप खुद सोचो, अगर बैंक ये गारंटी ले ले तो कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल है, इन्वेस्टर्स कितने मोटिवेट हो जाएंगे और इन्वेस्टर्स को कितना फेथ होगा कंपनी के शेयर्स में, है ना। एज अ जनरल पब्लिक अगर हमें भी किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं और मुझे पता चल जाए कि इस कंपनी का जो अंडर राइटर है वो बैंक है, तो हमारा ऑटोमेटिकली उन कंपनी के शेयर्स में फेथ हो जाता है। ठीक है ना, हमारा बिलीफ बढ़ जाता है उस कंपनी के शेयर्स में। तो कई बार बैंक भी, मतलब कमर्शियल बैंक्स भी एक्ट करते हैं एज अ अंडर राइटर्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, बैंक्स ऑल्सो अंडर राइट्स द न्यू इशू ऑफ गवर्नमेंट and corporate bodies for a commission. The name of a bank as an underwriter encourages investors to have faith in shares of a company. Now, acting as information bank. देखो कमर्शियल बैंक के पास ना हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वेदर इट इज़ अ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, स्टेटिस्टिकल डेटा, कुछ भी रिलेटिंग टू किसी भी इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं ना, ये अवेलेबल करवा देते हैं उनका डाटा। क्लियर है? देखो अगर हम सपोज बात करते हैं, कोई ऐसा कस्टमर बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, लार्ज ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, या फिर कोई बिजनेसमैन ही चलो मान लो, ठीक है। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वालों ने बैंक से उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन की अगर इंफॉर्मेशन मांगी है ना, तो उन्हें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। हालांकि उन्हें कस्टमर को भी मतलब थोड़ा नोटिस या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हम आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिना बताए नहीं करते। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, कोई एजेंसी मांग रही है, कोई ऑथोराइज्ड बॉडी मांग रही है, तो आपको मतलब बैंक्स को वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी आपकी ये। चलो एक बार ये वाली सेकेंडरी फंक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं हम।
देन डेवलपमेंटल एंड जो आपके मॉडर्न फंक्शंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में करेंगे तो बहुत ज़्यादा जा रही है ये। चलो, फिफ्थ पॉइंट क्या आपका, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अब फॉरेन करेंसी चाहिए। देखो, जनरली अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप फॉरेन में ट्रेड करते हैं, तो आप फॉरेन में ट्रेड किस करेंसी में करेंगे? सोचो, क्या आप रुपीस में डील करते हैं या फिर आप डॉलर्स में डील करते हैं? ऑब्वियसली डॉलर्स में डील करेंगे ना, फॉरेन के साथ अगर ट्रेड करना है तो क्या आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं? ऑब्वियसली नो। अब वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अवेलेबल कहाँ से हो सकते हैं? आपको आरबीआई से। बट हमें पता है कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ जनरल पब्लिक, हम डायरेक्टली आरबीआई से डील नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे कहाँ से? हम कैसे फॉरेन के साथ डील करें जब तक हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं होगा, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस होता है, मतलब जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट होगा, मैं उस पर्टिकुलर बैंक की मेन ब्रांच में विजिट करूंगी, ठीक है। अब हम मेन ब्रांच में जाकर अपने अपने रिक्वायरमेंट बताएंगे, नीड बताएंगे कि ऐसे से मुझे फॉरेन ट्रेड करना है, या जो भी रीज़न होगा कि मुझे इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए। तो हमारा बैंक हमारे बिहाफ पे आरबीआई से कांटेक्ट करके हमें वो प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? तो इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सबसे मेन ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। क्लियर? नाउ, major commercial banks also transacts business of foreign exchange through their main branches. Commercial banks are the main authorized dealers of foreign exchange in India. Next one is merchant banking services. Commercial banks also render merchant banking services to their customers. They help in availing loans from non-banking financial institutions. However, in recent past, most of the banks have transferred the merchant banking services to their separate subsidiaries. देखो, अब हम ये बोल रहे हैं मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये, बट हमें यही नहीं पता कि मर्चेंट बैंकिंग होती क्या है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि मर्चेंट बैंकिंग होती क्या है एक्चुअली। क्लियर? देखो, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंक्स to their customers, considering their financial needs for adequate consideration. अब वो देखो क्या बोला गया है, ये क्या होता है? एक प्रोफेशनल सर्विस होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है मर्चेंट बैंक्स के द्वारा। किसको की जाती है? कस्टमर्स को की जाती है। उनकी मतलब कस्टमर्स की जो फाइनेंशियल नीड्स होती है ना, उसको कंसीडर करते हुए ही आप इसे प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ये भी कुछ एडिक्वेट कंसिडरेशन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फी, ठीक है। देखो, मर्चेंट बैंक्स आर बैंक्स दैट कंडक्ट फंड रेजिंग, फाइनेंशियल एडवाइजिंग एंड लोन सर्विस टू लार्ज कॉर्पोरेशंस। क्लियर है? तो कई बार कमर्शियल बैंक भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चलो, आई होप आपको ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस क्लियर होंगे। देखो, प्राइमरी फंक्शंस में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, और एक हमने किया इसमें क्रिएशन ऑफ क्रेडिट एंड चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। इनको हमने डिटेल में स्टडी करा है। देन वी हैव डन सेकेंडरी फंक्शंस। बेसिकली सेकेंडरी फंक्शंस में हमने दो मेन कैटेगरीज पढ़ी हैं। एजेंसी फंक्शंस, उसमें कुछ पॉइंट्स थे आपके, राइट। देन हमने पढ़ा है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। अब नेक्स्ट आपका इसके बाद वैसे तो है डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड आपका मॉडर्न फंक्शंस, बट ये हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। I hope you like this video. Do like, share and comment the video, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos.